अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुशामदीद। और आज के शो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज दौरा बांग्लादेश सीरीज को लेकर यानी कि होम सीरीज को लेकर अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और स्क्वाड में कौन कौन शामिल है उस पर बात करेंगे। 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन जब बांग्लादेश के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया है तो 8 प्लेयर्स वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। वो कौन से 8 प्लेयर्स हैं और इसके साथ साथ वो कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं, पीएसएल में भी अच्छी रही हैं और इसके अलावा भी उनको जब जब मौका मिलता रहा अच्छी परफॉर्मेंसेज देते रहे हैं, लेकिन उनको स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। इस पर बात करेंगे। और इससे बढ़कर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज से ड्रॉप कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2026 के वर्ल्ड कप को लेकर, एशिया कप को लेकर जो सितंबर में होना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फ्यूचर प्लान्स शो कर रहा है। क्या इनके फ्यूचर प्लान में अब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और साथ में शाहीन शाह अफरीदी नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसी पर बात करेंगे। और साथ में अभी एक अहम मैच चल रहा है और इस मैच में इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन थोड़ी मुश्किल है। 209 रन बनाए पहले कोयटा ने खेलते हुए, 210 रन का टारगेट दिया है। जवाब में 168 रन पर 6 खिलाड़ी इस वक्त इस्लामाबाद के आउट हो चुके हैं और 17.1 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। और अब देखते हैं कि क्या कर पाता है इस्लामाबाद यूनाइटेड। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी होता है, लेकिन देखते हैं यहाँ कुछ भी होता है या नहीं होता। और इसके साथ साथ जो अगले मैचेस हैं उन पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान सुपर लीग के मजमूई तासुर पर बात करेंगे कि ये पीएसएल कैसा चल रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, अपने मेहमानों का तारुफ करवा। सबसे पहले शाकिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अबू बकर बिन तलत। अबू बकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले आगाज करते हैं शाकिर अब्बासी साहब से। शाकिर, स्क्वाड आपके सामने आ गया, हम मैच पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज चूंकि सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया और उसमें भी बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी नहीं है। लेकिन मैं शाकिर की तरफ जाऊं उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं। आई थिंक आज से 30 अप्रैल को जो हमारा शो था, हमारी जो जीत की सोच ट्रांसमिशन थी, उसमें शाकिर अब्बासी साहब से मैंने बाबर आजम से मुतल्लिक सवाल किया, रिजवान से मुतल्लिक सवाल किया, तो उन्होंने बहुत मुख्तसर जवाब में कहा कि ये आपको बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमारा स्क्वाड होगा पाकिस्तान का उसमें नज़र नहीं आएंगे और इनकी जो T20 करियर है वो एक तरह से ख़त्म हो गया। क्या कहा था पहले वो सुनते हैं और फिर इस पर मज़ीद डिबेट का आगाज़ करते हैं। मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ कि बांग्लादेश के खिलाफ जो टीम सेलेक्ट होनी है उसमें ना रिजवान है ना बाबर है। ये अच्छी बात है, यानी कि बाबर और रिजवान सिलेक्शन कमेटी के प्लान में बड़ी खबर दे रहे हैं। बाबर और रिजवान सिलेक्शन कमेटी के प्लान्स में है ही नहीं है। ये हमारी जीत की सोच में शाकिर अब्बासी साहब ने 30 अप्रैल को कहा था और आज जब स्क्वाड का ऐलान हुआ है तो उस वक्त बाबर, रिजवान नहीं थे स्क्वाड में। और जब ये बात हो रही थी, जब ये डिबेट चल रही थी कि वो नहीं होंगे, तो शायद ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि रिजवान तो रन्स भी कर रहे थे। शाकिर, कैसे आपने इतने वसूख के साथ कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ये फैसला कर चुका था? हम देखें, फैसला नहीं कर चुका था। आप जब किस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक तो खबर भी मिल रही होती है और साथ साथ आपको कुछ चीज़ों के अंदाजे भी हो रहे होते हैं। जिस तरह की एनालाइज कर रहे होते हैं, जिस तरह की जब खबर और कुछ आपका अपना तजुर्बा मिल जाता है तो फिर आपको किसी हद तक ये अंदाज़ा हो जाता है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होगी। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त से माइंडसेट क्रिकेट बोर्ड का पता लग गया था। जो कुछ पिछले कुछ अरसे में हुआ है T20 टीम को लेकर, उसमें मैं समझता हूँ कि एक माइंडसेट बहरहाल चेंज हो चुका था बोर्ड का कि अब हमने एक एग्रेसिव के साथ एक नए ब्लड के साथ जाना है। आप ये देखें कि जब टीम का अनाउंसमेंट हो रही है, आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम ने फॉर्म ले ली अपनी वापस, अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद और रिजवान, जिन्होंने उनकी टीम तो बहुत बुरा परफॉर्म किया, लेकिन रिजवान के PSL 10 में बड़े रन हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों को फिर भी कंसिडर नहीं किया। एक तो बुरी परफॉर्मेंस होती है, आउट ऑफ फॉर्म होते हुए तो लाजमी था, लेकिन परफॉर्मेंस देने के बावजूद भी कंसिडर नहीं किया। इसका मतलब है कि उस वक्त ही इनके प्लान से वो आउट हो चुके थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि T20, क्योंकि आगे T20 के अब एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी है, तो पाकिस्तान को वो अमेरिका वाला रिजल्ट नहीं लेना अब। इसलिए अब हम एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ, नए टैलेंट के साथ, बेहतर स्ट्राइक रेट वाले 200 प्लस वाले प्लेयर्स के साथ जाना है और यही अप्रोच आपको यहाँ पर नजर आएगी। अभी शाहीन शाह अफरीदी को भी जो है वो ड्रॉप किया गया ताकि उनकी भी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में कोई बुरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एक सोच है ना, अप्रोच है, वो सामने आ गई है कि अब T20 के लिए एक नई बिल्डिंग खड़ी करनी है, एक नया बिल्डअप होगा और वो नजर आ रहा है। और अच्छी बात है, रीबिल्ड पाकिस्तान टीम, बिल्कुल ऐसे कर री इमर्जिंग कह लें। चलें जी,
अबू बकर बिन तलत, बाबर रिजवान को ड्रॉप करना, शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर देना, यार ये तो बड़े सुपरस्टार्स हैं पाकिस्तान के लिए, बड़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। अभी रिजवान ने इतने ज़्यादा अच्छे रन्स किए, समझ से बाहर नहीं है ये। देखिए लुकमान, पाकिस्तान से आगे तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़ा नाम हो। लेकिन जो अभी जिक्र हो रहा था बार बार कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये माइंडसेट, ये अप्रोच बना ली है कि T20 क्रिकेट को सामने रखते हुए, मॉडर्न डे क्रिकेट को सामने रखते हुए रिजवान और बाबर पर्टिकुलरली, क्योंकि शाहीन के हवाले से जिस तरह शाकिर ने भी बोला कि उनकी परफॉर्मेंस तो रीजनेबल है, उनको जो बिठाया गया, और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि तीनों प्लेयर्स को ये बोला गया है कि हम आपको रेस्ट दे रहे हैं, चूंकि ये बांग्लादेश की जो सीरीज है वो इतनी ज्यादा कोई स्ट्रेंथ वाली टीम उनकी नहीं है, होम कंडीशंस हैं। अच्छा, ये तो यंगस्टर्स को ट्राई कर, एग्जैक्टली मैं लेकिन ये आपको इसलिए मैं इससे पूछ रहा हूं कि रेस्ट और ड्रॉप दोनों में फर्क होता है। देखिए वैसे तो ऑनेस्टली आपको बताऊं कि आज से पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री ये बताती है कि किसी को भी ये नहीं कहा जाता कि आपको ड्रॉप एग्जैक्टली आपको ड्रॉप किया जा रहा है, मैसेज यही कन्वे किया जाता है ऑफिशियली कि आपको रेस्ट दिया जा रहा है, आप जरा यंगस्टर्स को मौका दे दें। लेकिन बंदा खुद समझ जाता है, और जो क्रिकेट को बड़ी माइन्यूटली फॉलो कर रहे होते हैं, इट वाज ऑन द कार्ड्स, जैसा शाकिर ने कहा कि 30 अप्रैल को जो आपने बताया प्रोग्राम में भी इस चीज का जिक्र किया था। लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या है, वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये माइंडसेट बना लिया, वो कौन लोग हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं, और क्या ये डिसीजन सिर्फ बांग्लादेश की सीरीज की हद तक है या वाकई मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स हमने बनाए हैं। क्योंकि हम ये करते हैं कि हम बेसिकली एक फॉरेन कोच को लेकर आते हैं और उसको मैसेज कन्वे करते हैं कि आपने 2 साल के लिए प्लान्स देने, हम आपको सपोर्ट करेंगे और एग्जीक्यूशन आपने करवानी, हमें रिजल्ट चाहिए। लेकिन उस फॉरेन कोच को हम 2 माह भी काम नहीं करने देते। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये प्लान बनाया है, और जो फॉरेन कोच को अभी न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन कोच को बांग्लादेश की सीरीज में जिनका करियर स्टार्ट हो गया एज अ हेड कोच, उनका माइंडसेट बिल्कुल मैच नहीं कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। ही इज विलिंग टू टेक बाबर आजम एंड रिजवान बैक टू द टीम। अब देखना यह है कि क्या ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है या सिर्फ बांग्लादेश की सीरीज की हद तक है। भाईजान, ये तो अबू बकर साहब नई कहानी सुना रहे हैं कि ये जो आपके कोच हैं, अभी इस्लामाबाद का मैच भी चल रहा है, इसके जो कोच हैं वो पाकिस्तान टीम के कोच तैनात हो चुके हैं और 26 वो जिम्मेदारियां संभालेंगे। उनका माइंड तो यह है कि वो बाबर रिजवान को साथ लेकर चलना चाहते हैं। देखिए, ये सीरीज़ का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद अगर पाकिस्तान बहुत जो नया टैलेंट हमने जिसको मौका दिया, उसने अगर उस लेवल पे परफॉर्म किया जिस लेवल पे हमारी एक्सपेक्टेशन है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कायल कर लिया उनकी परफॉर्मेंस ने कि हम इनके साथ ही आगे चले तो चलेंगे, और क्रिकेट बोर्ड समझ गया कि इनके बगैर हम काम चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी होम सीरीज में न्यूजीलैंड वाला कोलैप्स जब हो जाए, उस तरह का कोलैप्स हुआ तो यकीनन रिकंसिडर तो करेंगे। अभी बांग्लादेश यूएई से कमजोर तो नहीं है, ठीक है ना। बाबर और रिजवान को कमजोर प्लेयर नहीं है। हाँ। बेशक अब ऑन द फील्ड कमजोर है, लेकिन ऑफ द फील्ड ये कमजोर नहीं है। इनके बड़े कनेक्टिविटी हैं, बड़ा मामलात हैं, तो वो अपने वो तमाम मामलात को उसी तौर पे भी उनको रोका जा सकता है कि जो नया टैलेंट हमने आज जो अनाउंसमेंट की है, ये लड़के अब परफॉर्मेंस दें, अपने इंटेंट दिखाएं, एक मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के बताएं बोर्ड को कि अब इनकी जरूरत नहीं है, हम आ गए हैं। अगर ये भी परफॉर्म ना कर पाए, अच्छा, बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भी परफॉर्म, अभी यूएई ने हरा दिया बांग्लादेश को, आपको पता है। तो अबू बकर, बांग्लादेश कोई मुश्किल लगती है। क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम, और स्पेशली जब पाकिस्तान की अगर बात करें ना, तो पाकिस्तान किसी भी टीम को किसी भी वेन्यू में हरा भी सकता है, और किसी भी टीम के अगेंस्ट बेशक होम कंडीशन से हार भी सकता है। ये बांग्लादेश की अभी रिसेंट पास्ट में एग्जांपल हमारे सामने है। लेकिन द फैक्ट इज कि अगर ऑन द कार्ड्स भी बात की जाए, ऑन द पेपर भी बात की जाए, तो ये वाली टीम भी पाकिस्तान की किसी भी सूरत में बांग्लादेश से कमजोर नहीं है। ये बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और अगर इसको अच्छे तरीके से बैलेंस को एग्जीक्यूट करा जाए पाकिस्तान, मतलब अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि साहिबजादा फरहान के आगे सिलेक्शन कमेटी ने विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे उनको सिलेक्ट किया है स्क्वाड में। अब अगर साहिबजादा फरहान को फखर जमान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस की मौजूदगी में जिस परफॉर्मेंस के ऊपर उनको पिक किया गया, जो कि एज एन ओपनर थी, तो आप उनको कहां खिलाएंगे? अगर आप उनको लोअर मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? और अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो दोबारा बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में हम चले जाते हैं। तो जिसने जिस नंबर पे परफॉर्म किया है, जिसकी बेस के ऊपर आपने उसे सिलेक्ट किया है, प्लीज अगर मौका देना है तो उसको उसी स्पॉट में मौका दे, बांग्लादेश की उसी पर मौका देना चाहिए। अच्छा शाकिर, बाबर रिजवान तो ड्रॉप हुए हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी को इसलिए ड्रॉप तो नहीं कर दिया कि चले बाबर रिजवान को कर रहे हैं तो अब साथ में शाहीन को भी कर दें? क्योंकि एक अजीब सा एक माहौल क्रिएट हुआ है ना। बाबर एक तरफ नजर आते हैं, बाबर रिजवान और शाहीन एक तरफ नजर आते हैं। एक माहौल ऐसा बना है जैसे हम कह लें कि एक नजर मारें तो हमें थोड़ा सा है तासुर ये मिलता है। तो ये वजह तो नहीं कि उनको किया तो भाई इसको भी कर दो, बैलेंस कर दो। मेरा ख्याल है उसको भी रेस्ट की जरूरत थी, लेकिन मैं चाह रहा था साथ साथ हारिस रऊफ को भी रेस्ट दे देनी चाहिए थी। हमारे पास अब्बास अफरीदी की सूरत में एक बेहतरीन टैलेंट मौजूद था, जिसने इस बार भी कंसेक्टिव उसकी परफॉर्मेंस है, पिछला PSL और ये भी। और जब आप PSL की कंसेक्टिव परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को
जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे T20 टीम के लिए, वो भी होम सीरीज़ की, तो ये गलत बात होगी। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह फरहान को उनकी डोमेस्टिक में और उनकी PSL की परफॉर्मेंस पे आपने टीम में जगह दी। अब जिस तरह बकर ने कहा कि जहाँ जिस मकसद के लिए आपने उनको चूज़ किया है उसी मकसद के लिए उसी नंबर पे फिर उनको खिलाएं, वरना उन्हें लोड द आर्डर खिलाकर ख़राब ना करें। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर हारिस रऊफ को भी रेस्ट दे ही दी जाती, जो रेस्ट ही समझी जा रही है, अगर दे दी जाती और अब्बास अफरीदी की सूरत में एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद था। मैं तो अभी नसीम शाह को भी इतनी, देखो नसीम शाह हमारा वो क्रिकेटर है जो तीनों फॉर्मेट अभी भी खेल रहा है, तो इस तरह की सीरीज़ में उसको भी मौका बिठाया जा सकता है। तो सारी सिचुएशन में जहाँ जो मैं इस सिलेक्शन में जहाँ मुझे एतराज़ है वो ये है कि हमने सुफियान मुकीम को बिल्कुल ही कारण मैं ये सवाल करने वाला था। चलिए इस सवाल को कुछ अबू बकर से इसका आगाज़ करें। अबू बकर, इस पूरी टीम के अंदर कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि यार ये सिलेक्ट नहीं हो पाए? ये 16 रुकनी मेरे सामने जो फहरिस्त है ना, ये इसमें ये भी होना चाहिए था, इसकी भी जगह बनती थी। लुकमान, जब मैच स्टार्ट हुआ तो ऑफ द रिकॉर्ड में और शाकिर साहब ये डिस्कशन कर रहे थे कि व्हेन डिड द लास्ट टाइम पाकिस्तान का किसी भी टीम के अगेंस्ट, किसी भी सीरीज के अगेंस्ट स्क्वाड बनाए और लेफ्ट आर्म पेसर हमारी टीम में नहीं है। तो ये बड़ा ही रेयर हमने देखा कि बड़े अरसे से हमारे पास ऐसे लेफ्ट आर्म सीमर्स मौजूद थे जो पाकिस्तान के लिए ओवर एंड ऑल परफॉर्मेंस या पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो ये भी बड़ा अफसोसनाक है, क्योंकि अगर आपने शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस करना है तो एक राइट आर्म फास्ट आर्म आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। मीर रमजा की सूरत में, जिसका इकोनॉमी रेट 7 में चल रहा है PSL में, जिसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम जैसे बैट्समैन को जिसने 2 से 3 मरतबा इस सीरीज में आउट किया। एक दफा अगर कैच ड्रॉप ना होता तो एक और दफा वो उनको आउट कर देते, तो आपने उसे कंसीडर नहीं किया, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जिस तरह हारिस रऊफ की शाकिर ने बात की, तो मैं शायद ये समझता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजेज हैं आप उन्हें हल्के में ना लें। उनका पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ठीक ठाक इंफ्लुएंस है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये सिलेक्शन कमेटी अफोर्ड नहीं कर सकती थी शाहीन के साथ साथ हारिस रऊफ, क्योंकि दोनों लाहौर कलंदर्स के मेन पिलर्स हैं। इनको दोनों को बिठा दिया जाए तो एक ठीक ठाक रिएक्शन आना था। सिर्फ उसको कॉप अप करने के लिए हारिस रऊफ को इस टीम में रखा, वरना ना सिर्फ हारिस रऊफ बल्कि नसीम शाह को भी रेस्ट देना चाहिए था। और अगर आपने यंग टैलेंट ट्राई ही करना था तो प्योरली वो होता जिसमें कोई भी सीनियर्स की अमल दखल ना होती। साइम और फखर की एक्सेप्शन इसलिए, दोनों कम बैक कर रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के फ्यूचर अप्रोच में, पाकिस्तान के फ्यूचर सेटअप में बहुत मेन रोल है उनका। आप इसकी एग्जांपल एक ये देख ले कि फखर और साइम का बाहर निकलना और हमारी टीम T20s में संभल नहीं सकी। हालत हुई है सबके सामने। वो शाकिर, आप क्या समझते हैं? मैं आपके सामने भी यही सवाल रखता हूँ कि स्क्वाड में जो हमारे सामने है, इसमें आप क्या समझते हैं कि यार ये प्लेयर जो है ना, ये बाहर है, इसको होना चाहिए? वो कौन कौन से हो सकते हैं? लेकिन हमें T20 फॉर्मेट के लिए अगर टीम ही बनानी है तो हमें सिर्फ बैटर्स वाली साइड पे फोकस नहीं करना था, हमें बॉलर्स वाली साइड पे फोकस करना था। और आज का मैच देख लें, पिछला मैच देखें, इस टूर्नामेंट में कम मौके मिले सलमान अरशाद को, लेकिन ही इज़ अ स्पेशलिस्ट T20 फास्ट बॉलर। इतना बेहतर परफॉर्म करने के बावजूद PSLs में, दुनिया भर की लीग्स में जाके, वो दुनिया भर की तमाम लीग तकरीबन उसने साइन के लिए और साइन किए। एक ऐसा लड़का जो T20 स्पेशलिस्ट है। मैं समझता हूँ कि सोहेल तनवीर के बाद ये अब T20 स्पेशलिस्ट में एक बॉलर के तौर पर उसको देख रहा हूँ, जिसकी स्ट्रेंथ उसका यार्कर है, जिसकी स्ट्रेंथ उसका स्लो बाउंसर है। ये चीज़ें, ये उसका एक्शन भी बड़ा मुश्किल है रीड करना। बिल्कुल। तो ये सारी पोजीशन में मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप शाहीन को आपने रेस्ट दिया, नसीम शाह को रेस्ट दे देते, इसमें हारिस रऊफ को दिया जा सकता था और उसका डेब्यू कराएं। उसका लॉन्ग ड्यू है डेब्यू। आज भी उसकी परफॉर्मेंस देखें, उसने 8 की एवरेज से चला, वो उधर मैच का सामना करना पड़ा है। इसी पर फिर से बात करते हैं। मैच खत्म हो गया। अबू बकर, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आज हुआ क्या है? 210 रन का टारगेट था, 179 रन किए। इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स के, इस्लामाबाद यूनाइटेड को समझ ही नहीं आई। बिल्कुल लुकमान, एक तो क्रेडिट आप दें, जरूर दें। कोयटा ग्लैडिएटर्स हैव बीन एक्सेप्शनल। उन्होंने बहुत अच्छी ना सिर्फ प्लानिंग की, बहुत अच्छे अपने प्लेयर्स को ना सिर्फ यूटिलाइज किया, बल्कि मैच की जो परफॉर्मेंसेज हैं उनसे अंदाजा हो सकता है कि उन्होंने कैसे अपना कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर तरीके से खिलाया। चाहे मोहम्मद आमिर हो, कहाँ पे उनको रेस्ट देना था, किस की मैच में उनको खिलाना था और कहाँ पर किस बॉलर को यूटिलाइज करना था। देखें, टूर्नामेंट्स नॉर्मली बॉलर से जीता करते हैं और यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक लगा कि एक उनका पैटर्न हमें नजर आया। विन द टॉस, बैट फर्स्ट, एक लंबा स्कोर करो और उसके बाद जाहिर है एक स्कोरबोर्ड का प्रेशर होता है तो दूसरी टीम को आउट करके। तो यहां पर आज अनफॉर्चुनेटली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस जीता क्योंकि क्वालिफायर था आज और लाहौर के पिच में 200 प्लस इज अ वेरी गुड स्कोर। एक पहाड़ जैसा स्कोर हो जाता है जब आपको पता हो कि ये क्वालिफायर और उसके बाद फिर आपको नर्व्स का कंट्रोल। फिर लास्ट मैच की भी अगर बात करें तो एलेक्स हेल्स की जो बम्बार्डमेंट थी, मैच बड़ा था, इसका दबाव भी रहा, टारगेट थोड़ा ज्यादा हो गया तो मैच बड़ा था, मजीद दबाव आ गया और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड उसमें संभल नहीं पाई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इस मैच के हवाले से और साथ में पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से जो बांग्लादेश के खिलाफ अनाउंस किया है। स्टे विद अस।